हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की शानदार क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रेम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे। जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। इन टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे आज। जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको हम एक और वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें कराऊंगी। आज मैं आपको प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य करवाती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के लिए ये बहुत काम आते हैं। क्योंकि उस टाइम हम वीडियो नहीं देख पाते लंबे लंबे, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बहुत लंबा होता है। तो जो हमारे नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करने से हमारा टाइम बचता है और जल्दी से हम उसे रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए आप साथ साथ अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में। जो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो प्रस्तावना के अंदर जो आदर्श दिए गए हैं वो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। 1789 से 1795 के बीच ये क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। प्रस्तावना के अंदर जो मूल आदर्श दिए गए हैं उन्हें 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसे 22 जनवरी 1947 के अंदर जो हमारे प्रस्तावना के जो आदर्श दिए गए उन्हें भी स्वीकार कर लिया गया था। हम भारत के लोग, ये जो हमारी प्रस्तावना है उससे सबसे पहले आता है हम भारत के लोग, जो हमारे भारत के लोगों को दर्शाया गया है इसके अंदर। इसके जो आदर्श रहेंगे प्रस्तावना के अंदर, उसमें कौन कौन से आदर्श है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए सभी के साथ, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए सभी के पास, अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी को समान अवसर, समान नौकरी का, समान काम करने का, कहीं भी जाने का समानता होनी चाहिए हर व्यक्ति को। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर। फिर आता है हमारा जो सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के दौरान इन्हें जोड़ा गया था। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। प्रस्तावना संविधान के निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949 का भी उल्लेख किया गया है। जब हमारा प्रस्तावना है वो संविधान का जब निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949, तभी इसे जोड़ा गया था। लेकिन इसे लागू 1950 में किया गया था। संविधान को लागू सन 1950 में 26 जनवरी को किया गया था। प्रस्तावना का महत्व के बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। उन्होंने प्रस्तावना के बारे में अपने विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रारूप समिति के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इसके अंदर जो 7 सदस्य हैं उनके बारे में बताया है। उन्हीं में से के.एम. मुंशी हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में बताया कि ये हमारा भविष्य फल है। इसके बाद आते हैं जो प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री थे, उनका नाम था अर्नेस्ट बार्कर था। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में। उसमें प्रस्तावना का जिक्र किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक किसकी है, या अर्नेस्ट बार्कर ने कौन सी बुक लिखी जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या अलग है संविधान से। इसके ऊपर भी चर्चा की गई, वाद विवाद हुए। सबसे पहले आया बेरुबारीवाद 1960 के अंदर। उन्होंने कहा कि संविधान, प्रस्तावना ये दोनों एक नहीं है। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था इन्होंने। बेरुबारीवाद जो 1960 के अंदर हुआ था उसमें। केशवानंद भारतीवाद आया 1973 के अंदर। उन्होंने जो बेरुबारीवाद है उसके विपरीत बोला था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक अभिन्न भाग है। न्यायपालिका के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जाता है कि जो भी हमारे संविधान के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में प्रस्तावना के अंदर जिक्र किया है कि संविधान का क्या उद्देश्य है, इस चीज़ का जिक्र किया गया। इसीलिए प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। के.एम. मुंशी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। इसके बाद सवाल उठा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इस पे न्यायपालिका ने कहा कि जो भाग मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, और जो
मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है उनका संशोधन किया जा सकता है। कि मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें सम्मिलित है उनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में। भारत में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। एक समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति, उसी के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। ठीक है, कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के कौन से भाग में आते हैं, तो वो 4 में आते हैं और इस अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो स्वर्ण समिति थी उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था। इसके बाद हम जो जिन कर्तव्यों को स्वीकार नहीं किया गया, समिति की सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया था, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि किन किन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। इस समिति ने सिफारिश की थी लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया मूल कर्तव्यों में, वो क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने एवं इसे पालन करने से इनकार करने के संसद में संसद दंड का प्रावधान कर सकती है। इस चीज़ को नहीं माना गया कि अगर कोई भी मूल कर्तव्यों को इनकार करता है पालन करने के लिए तो उनके लिए दंड होना चाहिए। इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया गया था, इन्हें मूल कर्तव्यों में नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद आता है यदि संसद किसी ऐसे दंड का प्रावधान करती है तो न्यायपालिका में से ऐसे दंड को इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि वह मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इस चीज़ को भी स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था, उसमें यह कहा गया कि जो हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दे। 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दें या शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य है, जोड़ा गया है। अब हमारे टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे ऑप्शन में 3 दे दिए मूल कर्तव्य और एक कुछ और बना के दे दिया, तो पूछ ले कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है या इनमें से कौन से सही मिलान किए गए हैं। इस टाइप से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले आता है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें कि हमारी राष्ट्रीय भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्र की सेवा, भारत के सभी लोगों को समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें कि हमारी जो भूमि है हमारी मातृभूमि है उनका सम्मान इज्जत करनी चाहिए। हमें हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, संस्कृति का महत्व देना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमारे हृदय में होना चाहिए कि हमें हमारा देश की रक्षा, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना कि जो भी हमारी सरकारी चीज़ें हैं उन्हें अपनी चीज़ें समझकर ही उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, न कि उसे सरकारी समझकर तोड़फोड़ करनी चाहिए। मतलब वो हमारी ही संपत्ति है, हमारा देश है, हमारी संपत्ति है, इसे हमारे सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आएगा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा अवश्य दें। इसी को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 11वां हमारा मूल कर्तव्य बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मूल कर्तव्य हैं उनकी प्रकृति कैसी है। यह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है अपितु नैतिक है। बाध्यकारी कैसे नहीं है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका नहीं जा सकता, इन्हें लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका नहीं जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कोई भी बाध्यकारी चीज़ नहीं है, ये हमारे हृदय में भावना होनी चाहिए कि हमें हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आएगा मूल कर्तव्यों का महत्व क्या रहेगा। मूल कर्तव्यों पर निर्मित वर्मा समिति ने स्पष्ट किया कि जो मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए भारत में अनेक विधियां हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य करना दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का अधिनियम 1971 के अंदर आया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955,
ये हमारे मूल कर्तव्यों के महत्व को स्वीकार करते हैं। इसके बाद आएगा हमारे जो मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के संबंध में कुछ आयोग बने हुए हैं, जैसे व्यक्तम चले आयोग के अनुसार कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। 1991 के अंदर ये हमारा आया था व्यक्तम चले आयोग। इसमें ये चीज़ें जोड़ी गई, चुनाव के समय मतदान का कर्तव्य होना चाहिए, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया में सहभागी होनी चाहिए हर व्यक्ति को, कर अदा करना, बच्चों की शारीरिक और नैतिक भलाई, औद्योगिक संगठनों का भी यह कर्तव्य है कि वो अपने कर्मियों के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध कर दे, कि जो भी कर्मचारी किसी संगठन में काम कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा, उनके बच्चों के लिए जो शिक्षा है उनका प्रबंध करें। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मूल कर्तव्यों की आलोचना की गई है कुछ आधारों पर, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदा, परिवार नियोजन आदि इसमें शामिल नहीं किए गए। ठीक है, इसके बाद आएगा आलोचकों के अनुसार संविधान के भाग 4 में इसे शामिल करना मूल कर्तव्यों के महत्व को कम करता है, कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उन्हें भाग 4 में जोड़ा गया है, इसीलिए ये इसकी महत्व को कम कर देता है, क्योंकि इसे भाग 3 में जोड़ा जाना चाहिए था ताकि मूल अधिकारों के बराबर हो सके ये। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं, इसलिए इसे मूल अधिकारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। इस आधार पर आलोचना की गई इसकी। इस प्रकार से हमने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और आप